નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દીપક ગોંડલિયા દયા પટેલ્સ ई लर्निंग जोन में તમારું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज का लेक्चर है दैट इज़ द रिगार्डिंग टू द रॉकेट प्रोपल्शन। टॉपिक का नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन। तो रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि व्हेन द स्पेस शटल एंड एनी काइंड ऑफ रॉकेट मूविंग आउटसाइड ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के बाहर जब मूव कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर मतलब जो भी फ्यूल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता होगा। एंड फ्यूल जैसे ही डिक्रीज होता है तो वहाँ पे कुछ फोर्स में चेंज मिलेगा, मतलब कि वेलोसिटी का जो चेंज है तो मतलब मास में भी चेंज मिलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो उसके रिगार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है वो हमको एक्सप्लेन करना है। तो समझो यहाँ पे हम एक रॉकेट का एक्सप्लेनेशन करते हैं। ऐसे कोई रॉकेट का स्ट्रक्चर हमको दिया गया है। इनिशियल मास जो है रॉकेट का मास m है और उसका वेट फोर्स लगेगा mg। ऊपर वो जा रहा है कुछ वेलोसिटी के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास टू डिफरेंट केस हो गए। तो फर्स्ट केस ऐसा है, इफ द रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। रॉकेट जो है इनिशियली जो फ्यूल है, फ्यूल स्टार्ट होता है कंबस्टन होना, मतलब जलना चालू होता है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इन दैट केस मोशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। तो फर्स्ट लिखेंगे रॉकेट इज मूविंग विथ केस 1 एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो मतलब कि जो भी रॉकेट पे फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड द एम ए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट दैट इज एम ए। चलो ठीक है। अभी रॉकेट ऊपर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी ऊपर है, नीचे गैस का धुआं निकल रहा है, वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है कितना लगेगा? तो सपोज ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो नीचे सूडो फोर्स लगेगा नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखना होगा। तो हमने जब बताया था कि जब रॉकेट का प्रोपल्शन होता है तब वहाँ पे फोर्स की अमाउंट होती है, जो भी फोर्स लगेगा वी रियल, यानी कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है, वी रिलेटिव वेलोसिटी इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू नीचे की डायरेक्शन में एक वेट फोर्स एम जी भी है और इसका शूडो फोर्स भी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द एम ए। तो लिखेंगे एम जी प्लस एम ए। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है इन्हें। जो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होगी? तो मतलब कि रॉकेट ऊपर जा रहा है और गैस नीचे आ रहा है, तो मतलब कि वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, और इजेक्टेड मास को आप बोलेंगे गैस। इजेक्टेड मास जो है उसको आप बोलेंगे गैसेस फॉर्म में है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है। चलो केस 1 ख़त्म, केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2, चलो केस 2 के अंदर है कि रॉकेट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। रॉकेट इज मूविंग विथ constant velocity
तो याद रखो कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसका एक्सेलरेशन जो भी होगा बच्चों वो ज़ीरो होगा। a इज इक्वल टू हम लिखेंगे ज़ीरो, एक्सेलरेशन जो भी मिलेगा वो ज़ीरो होगा। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा कुछ यहाँ पे ऐसे होगा, v रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ dm/dt इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सो आई कैन रिप्रेजेंट दैट v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल टू mg एंड दिस इज़ द आंसर फॉर योर मोशन। तो आपकी मोशन के लिए जो भी आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ऐसा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो रॉकेट का प्रोपल्शन का फॉर्मूला जो टॉपिक है हमने यहाँ पे ख़त्म किया। ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है। चलो उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे a 600 kg rocket is set for a vertical firing. If the exhaust speed of gas is 1000 meter per second, then calculate the mass of gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of rocket. तो चलो पहले तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी है वो देख लो कि यहाँ पे 600 kg का एक मास दिया है। तो 600 kg के लिए आप पहले लिखो मास m इज इक्वल टू 600 kg। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो स्पीड दी है, गैस की स्पीड जो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन की है दैट इज़ 1000। तो आप गैस के रिलेटिव में लिखो तो v रिलेटिव is equal to 1000 मीटर पर सेकेंड इफ़ द एग्जॉस्टेड स्पीड ऑफ द गैस, बाहर निकल रहा है एग्जॉस्टेड स्पीड रॉकेट के कंपेयर में ही है, दैट इज़ 1000 मीटर पर सेकेंड। और आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, तो dm/dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dm/dt वो फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है वो आपको पहले तो डिफाइन करना है। तो मतलब कि जो भी फोर्स लग रहा है रॉकेट के प्रोपल्शन के टाइम में दैट इज वी रियल dm/dt। तो फोर्स एट टाइम ऑफ प्रोपल्शन, चलो प्रोपल्शन के टाइम का फोर्स है v रिलेटिव इनटू dm/dt मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है कि यहाँ पे जो भी एग्जॉस्टेड स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो रही है। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होती है तो हमारे पास जो सेकंड वाला केस है वही बचता है, और वो किसको बैलेंस करेगा, वेट फोर्स mg को। तो यहाँ पे लिखेंगे वेट फोर्स mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे mg इज इक्वल टू v रिलेटिव इंटू dm/dt। dm/dt को सब्जेक्ट करो तो यहाँ पे हम लिखेंगे dm/dt इज इक्वल टू mg डिवाइड बाय v रिलेटिव। m मास 600 है, g 9.8 ले लो, डिवाइड बाई 1000 कर दो। तो जो आपका आंसर मिलेगा, जो आंसर अगर 600 इंटू 9 यानी कि 5880 समथिंग होगा, डिवाइड बाई
1000 करो तो 5.88 किलोग्राम पर सेकेंड आएगा। मतलब कि जो भी मास निकलेगा, मतलब कि रॉकेट में से जो भी फ्यूल ख़त्म होता है पर सेकेंड 5.88, मतलब कि फ्यूल जो है एक सेकेंड के अंदर 5.88 किलोग्राम जितना ख़त्म होता है, जो बहुत ही ज़्यादा कहलाता है। बस यही टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए याद रखना। बहुत ही सारे बार इसके क्वेश्चन आ सकते हैं नीट और जेई के रिगार्डिंग। सो कॉन्सेप्ट समझ लो तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता ही है कि एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि एक फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाता है, उतना ही फोर्स सेकेंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा। तो देखो डायग्राम हम बनाते हैं। एक यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट सेम वैसा कोई भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F1, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F2। मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है सेकेंड पे फोर्स लगाता है दैट इज F2, और सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगाता है दैट इज F1। तो दोनों फोर्स जो है F1 इज इक्वल टू माइनस F2, दोनों की अमाउंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। तो मतलब पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे जितना भी फोर्स लगाते हैं वो सेम है, लेकिन इसको प्रॉपर वे में लिखना है। A1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। सो F21, तो फोर्स ऑन 1 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू 1 के लिए फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 बाय सेकेंड। F21 इसके पीछे 1 लिख दो, तो F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। क्लियर? तो दोनों केस के अंदर आपको याद रखना है, पहले जो F12 लिखा है तो F12 का मतलब होगा कि फोर्स ऑन फर्स्ट बाय द सेकेंड, एंड F21 का मतलब होगा फोर्स ऑन सेकेंड बाय फर्स्ट। तो जो भी वर्ड है, पहला वर्ड तो पहले पे फोर्स लगाए, दूसरा वर्ड तो दूसरे पे फोर्स लगाए। मतलब कि एक नंबर का F के साथ में 1 है तो मतलब कि 1 पे फोर्स लगा, F के साथ में 2 है तो 2 पे फोर्स लग रहा है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अभी आपको पता चल गया कि दोनों फोर्स की अमाउंट सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स की अमाउंट सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। Then after we are studying the important points regarding to the Newton's third law. Important points regarding to the third law, तो पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा regarding to थर्ड लॉ। तो बच्चों फर्स्ट हम जो भी कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे लिखा है कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। कभी भी एक सिंगल फोर्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। मतलब कि देखो, मैं एक स्टोन को थ्रो कर रहा हूँ, स्टोन को मैंने थ्रो किया, तो जैसे ही आपने स्टोन को थ्रो किया तो स्टोन आगे जा रहा है। ओके, तो जितना फोर्स आप स्टोन पे लगा रहे हो उतना ही फोर्स स्टोन आप पे लगेगा। तो फर्स्ट वी कैन नॉट प्रोड्यूस सिंगल आइसोलेटेड फोर्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे वी कैन नॉट प्रोड्यूस सिंगल
आइसोलेटेड फोर्स। ठीक है, तो फोर्स प्रोड्यूस कैसे होता है? तो फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर्स, मतलब जैसे एक्शन है तो रिएक्शन मिला, तो वैसे रिएक्शन है तो उसका एक्शन भी मिल सकता है, यानी कि फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर लाइक एक्शन एंड रिएक्शन। याद रखना है कि फोर्स कभी भी सिंगल आइसोलेटेड नहीं मिलता है, वो ऑलवेज पेयर में होते हैं, लाइक एक्शन एंड रिएक्शन। दूसरी चीज, देर इज अ नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट में लिखना है देर इजंट टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब कि यही है कि जैसे एक्शन होता है वही टाइम पे रिएक्शन होता है। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो कि कोई वॉल है, वहाँ पे आप बॉल स्ट्राइक कर रहे हो, तो जैसे ही आपने बॉल को स्ट्राइक किया तो बॉल ने जितना एक्शन क्रिएट करना है उतना ही रिएक्शन वॉल कर रही, लेकिन दोनों का टाइम एक ही है, यानी कि दोनों साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं। थोड़ा सा भी, यानी कि 0.01 सेकेंड का आप डिफरेंस लेना चाहते हो तो भी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन बोथ प्रोड्यूस एट अ सेम टाइम, दोनों का टाइम डिफरेंस 0 है। क्लियर? सो वी कांट से दैट फर्स्ट एक्शन इज प्रोड्यूस देन रिएक्शन इज प्रोड्यूस। वी कांट से, कभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते पहले एक्शन हुआ देन आफ्टर रिएक्शन हुआ। एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर एट अ टाइम, एट अ टाइम, यानी कि एक को एक्शन बोलो तो दूसरे को रिएक्शन बोलो। मान लो कि दूसरे को आप एक्शन बोल रहे तो फर्स्ट को रिएक्शन बोल दो। तो याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर ऑलवेज इन सेम टाइम। और एक को आप एक्शन बोल रहे तो दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हो, और दूसरे को एक्शन बोल तो फर्स्ट को रिएक्शन बोल दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल ऑन द बोथ द स्टेट इधर एट रेस्ट और मोशन, मतलब रेस्ट पे है या मोशन पे, दोनों एक ही साथ में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट इधर एट रेस्ट और मोशन। रेस्ट की स्टेट या मोशन की स्टेट दोनों के अंदर एक्शन और रिएक्शन दोनों लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। चलो फोर्थ पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन द बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। मान लो कि दो डिफरेंट बॉडी है, टू डिफरेंट बॉडी है, वो कांटेक्ट में नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट है भी नहीं, तो फिर भी वहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट के अंदर, एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन bodies which are not in physical contact। फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है फिर भी हम एक्शन और रिएक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ले, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो भी कोई प्रॉब्लम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट में ऐसे लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरेक्शन फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने बोला कोई भी फोर्स है, हर एक जगह पे एक्शन एंड रिएक्शन एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन लॉ
is applicable to all the interaction forces। इंट्रैक्शन फोर्सेस मतलब कोई भी फोर्स ले, जैसे कि ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फ्रिक्शन है, विस्कस है, जितने भी फोर्स है, हर एक जो इंटरेक्टिव फोर्स है, हर एक जगह पे यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन लगता है। 6 पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल नहीं कर रहे, समझो। क्योंकि मैंने क्या बताया कि देखो यहाँ पे F1 को मैं एक्शन बोल दूँ तो F2 को रिएक्शन बोल दूँ, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बॉडी पे लग रहे। तो याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी, दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडी। तो लिखो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल each other because they act on different body। क्लियर? तो ये चीज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे क्योंकि अभी जो है हमारे पास टॉपिक जो डिफरेंट टाइप की मोशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम डिफाइन करेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पे कैसे फोर्स लगते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो हम देखेंगे। चलो तो नेक्स्ट जो है FBD फ्री बॉडी डायग्राम। FBD फ्री बॉडी डायग्राम। चलो FBD के अंदर पहले तो क्या देखना है, तो FBD है क्या वो आपको समझना पहले। अ डायग्राम शोइंग ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम, दैट इज कॉल्ड द FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले तो आपको डेफिनेशन पसंद होनी चाहिए, पूरी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, अ डायग्राम showing all external force acting on an object is called FBD free body diagram। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक बॉडी पे कितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हो उसका एक जो डायग्राम बना है, ओके, एक पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, दैट इज कॉल्ड द FBD, उसको FBD रिप्रेजेंट करेंगे। चलो तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करे कि एक सिस्टम डिफाइन करे और सिस्टम के अंदर कितना फोर्स लग रहा है वो ये देखेंगे। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई एक सरफेस है ऐसी, चलो उस सरफेस पे हमने ऑब्जेक्ट लिए हैं, चलो ऐसे दो ऑब्जेक्ट लिए, सरफेस बहुत लंबी हो गई, इसको निकाल दो, हटा दो। अभी यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज F, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, दैट शुड बी रिप्रेजेंट एज F से रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके। ओके, दूसरी चीज़ कि फोर्स से क्या होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि एक ऑब्जेक्ट पे हमने मास भी लिखना बाकी, तो मास भी लिख दे, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करो और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करो। चलो तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, लेकिन F से कुछ नहीं चलेगा, जो कैपिटल M पे कितना फोर्स है, स्मॉल m पे कितना फोर्स है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो तो पहले मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ,
चलो एक हमने सेम टू सेम ऑब्जेक्ट ले लिया, वही ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज़ एफ। सिर्फ एक बॉडी के लिए यूज़ किया क्योंकि पूरी सिस्टम में कैपिटल एम भी है और स्मॉल एम है, लेकिन हमको एक ही ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाना है वो देखना है। तो एम कैपिटल एम पे एफ फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, तो इसका वेट फोर्स भी लगेगा, और वेट फोर्स लगेगा नीचे डाउनवर्ड में, दैट इज शुड बी रिप्रेजेंट एज कैपिटल एम जी। और सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर एक फोर्स लगाए, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स शुड बी इंडिकेट एज एन। ओके, कोई बात नहीं है। जैसे ही हमने क्या किया कि एफ फोर्स अप्लाई किए यहाँ से, तो आगे तो धक्का लग रहा है, तो वही टाइम पे एम है वो पीछे धक्का लगाएगा। आपको समझा दूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे रो के अंदर बहुत सारे बंदे हैं, तो आप लास्ट वाले को पुश करोगे तो लास्ट वाला उसके आगे वालों को पुश करेगा, लेकिन आगे वाला उतना ही रिएक्शन पीछे लगाएगा। तो देखो समझना है, यहाँ पे मैंने यहाँ से कुछ पुश, क्योंकि फोर्स धक्का लगा तो पुश मैंने कहाँ पे लगाया, स्मॉल एम पे, ऐसा पुश मिला, तो उसी टाइम पे स्मॉल एम बैकवर्ड में रिएक्शन लगा रहा है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर प्रोड्यूस सेम टाइम, तो दोनों की अमाउंट भी सेम होगी। तो इसको मैं सपोज F1 लिख रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा F1, मतलब कि स्मॉल एम से कुछ फोर्स लग रहा है, दैट इज द F1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F2 की जगह पे F1, तो यहाँ पे होगा F1। तो इट इज़ कॉल्ड द FBD ऑफ द कैपिटल एम। यहाँ पे लिखूँगा FBD ऑफ कैपिटल एम। चलो वैसे ही मुझे FBD फाइंड करनी है स्मॉल एम की, चलो उठा लो इसको, यहाँ पे नीचे ले लिया। ओके, लिस्ट ऑफ द फोर्स लिखना है, तो धक्का स्मॉल एम पे कौन लगा रहा है, कैपिटल एम, और धक्का कितना है, तो वो धक्का है F1 का, तो लिखो यहाँ पे F1। चलो ठीक है। दूसरी चीज़, नीचे डाउनवर्ड में वेट फोर्स लगेगा, तो डाउनवर्ड में आप लिख दो वेट फोर्स, अपवर्ड में नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो अपवर्ड में लिख दो नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे आपको फोर्स की जो भी अमाउंट है लिखनी पड़ेगी, दैट इज़ F1, नीचे mg, और ऊपर आएगा नॉर्मल फोर्स, लेकिन सरफेस पे नॉर्मल फोर्स वेट फोर्स पे डिपेंड करते, तो यहाँ पे डिफरेंस N2 होगा, फर्स्ट के लिए N1 लिख दो। क्लियर। तो यहाँ पे भी FBD मिल गई सेकंड की। तो आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए FBD कैसे बनानी है वो आप समझ गए। तो पहले क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पे आसपास के जितने भी फोर्स लगते हैं वो हर एक फोर्स को इंडिकेट कर दो, और वो डायग्राम दैट इज योर FBD। और अगर FBD को आप क्या कर ले, इक्विवेलेंट डिफाइन कर ले, मतलब कि इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स डिफाइन करते हो, तो आपको रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट आंसर। डन। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो जो टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम का यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द नॉर्मल फोर्स, आज ही देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मल फोर्स, तो पहले तो डेफिनेशन क्या होती है वो समझना है। डेफिनेशन से सिंपल वर्ड ऐसे है कि कोई भी सरफेस है, सरफेस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि सपोज कोई एक टेबल है, उसके ऊपर हमने एक बुक रख दी, तो मतलब बुक तो नीचे वेट फोर्स लगा ही रही है। तो देखो डायग्राम हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करके डिफाइन करें कि सपोज ये टेबल ऐसा है, इस टेबल पे हमने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया ऐसा, ओके, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या करेगा, डाउनवर्ड में वेट फोर्स लगाएगा mg। लेकिन आपने देखा है कि कभी भी टेबल के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो नीचे नहीं जाता है, वहाँ पे जैसी कंडीशन में वैसे ही रहता है, ठीक है। तो मतलब कि जितना फोर्स वेट फोर्स लगा रही उतना ही फोर्स टेबल ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी, टेबल जो है ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, एंड ड्यू टू दिस फोर्स द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेडी स्टेट। यही फोर्स से ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में रहता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा when any object is placed
on surface of the another body, in that case first object applies weight force on second, but object still in स्टेशनरी स्टेट, अभी भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में ही है। तो मतलब है कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड ऑब्जेक्ट अप्लाइज फोर्स perpendicular to the surface, perpendicular is called normal force। उसको हम क्या बोलेंगे? normal force। और which balances weight force, वो weight force को बैलेंस कर रहा है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगता है वो नॉर्मल फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करते हो तो N इज इक्वल टू mg, यानी कि मोस्टली नॉर्मल फोर्स वेट फोर्स को या कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स को बैलेंस करता है। देखो अभी मैंने एक चीज़ डिफाइन की कि कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स, कंपोनेंट ऑफ वेट फोर्स को बैलेंस करता है। तो वो क्या है? तो देखो सपोज हम यहाँ पे एक इंक्लाइन बनाते हैं। चलो इस इंक्लाइन पे हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, चलो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लिखना है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, डाउनवर्ड में तो एक फोर्स लगने ही वाला है। तो डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स है? तो दैट इज कॉल्ड द mg। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज mg। ओके, यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा दैट इज mg। दूसरा, ये एंगल थीटा है और एक लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसी, यहाँ पे एंगल मिल जाएगा 90। ये 90 माइनस थीटा, तो ऑब्वियसली एंगल होगा थीटा। mg थीटा एंगल पे है तो इट इज़ कॉल्ड द mg cos थीटा। इसको बोलेंगे mg cos थीटा। क्या बोलेंगे? mg cos थीटा। चलो नेक्स्ट, अभी सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लगता है दैट शुड बी रिप्रेजेंट एज, सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स उसको आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इट शुड बी रिप्रेजेंट एज नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे लिख दो नॉर्मल फोर्स। दूसरी बात कि यहाँ पे mg तो एक कंपोनेंट कॉस है, तो दूसरा यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा mg साइन थीटा। तो इसको लिखो mg साइन थीटा। ओके, तो देखो सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स है n और नीचे जो फोर्स है mg cos थीटा, तो उसको बैलेंस करता है। तो मैं लिखूंगा नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा, यानी कि वेट फोर्स को या कंपोनेंट ऑफ द वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो आपको तो एक ही चीज़ है कि जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर जो भी फोर्स मिलेगा दैट इज द नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या करता है? तो वो बैलेंस करेगा किसको? वेट फोर्स को या कंपोनेंट ऑफ द वेट फोर्स को। या तो वेट फोर्स को बैलेंस करेगा, इधर वो कंपोनेंट ऑफ द वेट फोर्स को बैलेंस करेगा। तो फ्रेंड्स बस इतना ही है आज के लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपरेंट फोर्स इन लिफ्ट हम पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर so they can gain the best content about the physics. Have a nice day.